56 नंबर क्वेश्चन है इसमें बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। देखो इसमें बिंदु क्या दिया हुआ है, -2, 5 है। जो भी बिंदु तो उसे कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई के रूप में। क्या लिखते हैं, पहले एक्स, वाई, इस तरह बिंदु होता है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे बिंदु क्या दिया हुआ, -2, 5। इसका मतलब कि एक्स के मान -2, वाई के मान 5 है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इससे पूछा किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो ये जो होगा तुमको प्लस में होगा एक्स का मान, ये क्या होगा माइनस में होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। वाई का मान ये तुमको प्लस में होगा और वाई का मान क्या होगा माइनस में होगा। इतना समझ में आ गया। देखो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका चिन्ह लिखना है, ठीक ना। तो पहले एक्स उसके बाद वाई। इसमें आएंगे तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स के क्या चिन्ह है इसमें, वाई के प्लस, तो हो जाएगा प्लस 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 प्लस। कौन चतुर्थांश में होगा, प्रथम में हो जाएगा, ठीक ना। इसमें लिखे देखो इसमें क्या होगा, एक्स का देखो चिन्ह क्या है, एक्स का माइनस, वाई का प्लस, जगह माइनस प्लस। माइनस प्लस किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय में क्या हो जाएगा, एक्स के भी माइनस, वाई के भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस किसमें होता है, तृतीय चतुर्थांश। इसमें आएंगे देखो एक्स के क्या है इसमें प्लस, वाई के माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो इसमें जो बिंदु दिया हुआ क्या है, -2 प्लस में 5, यानी कि -2, 5 ही ना बिंदु है। इसमें क्या देगा, सिर्फ चिन्ह देखे, ठीक ना। इसमें क्या है इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह क्या होगा, कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि प्लस होगा। तो माइनस प्लस चेक करो किस में आता है, माइनस प्लस किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस एक्स को क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं, और वाई को बोलता है कोटि। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, इस बिंदु में भुज क्या है या कोटि क्या, ठीक ना। देखो इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है इसमें, वाई अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है। ये बिंदु हो गया ए, क्या बिंदु हो गया ए। नुकसान कितना इसमें है, 3, 4। इसका मतलब क्या है, इस बिंदु जो लिखा हुआ है 3, 4, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के मान 3 है, वाई के मान 4, यही ना हुआ। और इस बिंदु को हम लाएंगे तो यहां तक आएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब एक्स के 3 है, वाई के 4 है। इसका मतलब यही ना होगा बिंदु का मतलब 3, 4 का मतलब क्या होगा कि एक्स के मान 3 होगा, इसमें वाई का मान 4 होगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, समझो ध्यान से। वाई अक्ष बिंदु की दूरी क्या हो, जो बिंदु दिया इसका दूरी क्या हो, तो वाई अक्ष तो यहाँ पे है कि नहीं। इससे दूरी यही ना बनेगा, कितना दूरी है बिंदु से, देखो तो चेक करो कितना दूरी पे है, 3 दूरी पे है कि नहीं, 3 दूरी पे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन चेक करो 3 किस में दिया हुआ है, एन नंबर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा एन नंबर। और यही क्वेश्चन पूछता कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है, जो बिंदु दिया है ना, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता, तो देखो एक्स अक्ष यहाँ से चेक करते कितना ऊपर है, कितना ऊपर पे है, 4 के ऊपर है कि नहीं, यानी 4 दूरी पे है। तो एक्स अक्ष से आंसर क्या हो जाएगा 4 होता, वाई अक्ष से 3। वाई अक्ष से पूछा तो एक्स के नियामक लिखते हैं, और एक्स अक्ष से पूछा तो वाई के नियामक लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो 58 नंबर क्वेश्चन है इसमें, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है। मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है कि नहीं। इसमें x1 का मान भी 0, y1 का मान भी 0, यानी कि देखो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, पूरा का रूट कर देंगे, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, पूरा का रूट कर दो, हो जाएगा 16 प्लस में 36। दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, 3, 1, 4 हासिल 1, 4, 1, 5, रूट में कितना हो जाएगा 52। इसे गुणनखंड करने पे क्या होगा, 2 गुना में 2 गुना में 13। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें से 2 को 2 मिल रहा है तो 1 2 बाहर निकलेगा, तो 2√13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√13। ऑप्शन चक्र किसमें दिया 2√13, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 58 में कौन सा ऑप्शन होगा, एन नंबर 2√13। आगे समझ में। इसके बाद देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी। इसमें क्या निकालना है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। देखो मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का नाम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं
बी। ए बी के जो बीच की दूरी उसको हमको ज्ञात करना है, समझ में आया कि नहीं। इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, एक का मान लेंगे 4,5, उसे क्या मान लेंगे 4,5, दूसरा का मान लेंगे -3,2, -3,2 तो हो जाएगा x1 कमा में y1 तो हो जाएगा x2 कमा में y2। कितना समझ में आया कि नहीं। देखो अब दो बिंदु के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर पूरा का होता है रूट, यही ना होता है। देखो तो x2 कितना है इसमें, -3 में से किसको घटा लेंगे 4, तो -3 माइनस में 4 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, y2 कितना है इसमें 2 में से कितना घट जाएगा 5, तो 2 माइनस 5 के स्क्वायर पूरा क्या लिख लेंगे रूट। अब देखो इसको हल कर दो, -3 -4 माइनस में 7 होगा, -7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49। इसको क्या लिख लेंगे 49 प्लस 2 में से घटेगा 5, कितना बचेगा माइनस में 3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस में क्या हो जाएगा 9, इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 49 9 58, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 58। 29 दूनी कितना होता है 58 होता है, ठीक ना। यानी कि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ऑप्शन चेक करो किसमें दिया रूट 58, बी नंबर में, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा जगह बी नंबर रूट 58। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब देखो इसमें भी दो बिंदु है, इसका निर्देशांक मान लेते -3,4 -3,4, इसका निर्देशांक मान लेते 7,8। इतना समझ में आया कि नहीं। ये दो बिंदु हो गया, दोनों से एक रेखाखंड मिल रहा है, ठीक ना। अब इस रेखाखंड का क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। इसका मध्य बिंदु क्या, यानी कि बीच में होगा, यानी कि मान लो यहाँ पे एक बिंदु होगा बीच में, इसको लिखते हैं P। अब इस P बिंदु के निर्देशांक बतलाना है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला क्या बतलाए थे, x1 प्लस में x2 बटा में 2 फिर कमा y1 प्लस में y2 बटा में 2, यानी कि इसका मतलब इसको दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, -3 में जोड़ेंगे 7, कितना आ जाएगा -3 में जोड़ेंगे 7, इसमें भाग कर देंगे 2 से, फिर कमा 4 में जोड़ेंगे 8, 4 जोड़ 8 बटा में 2। अब इसको हल करने जो आंसर आएगा वह क्या होगा, इसमें निर्देशांक चलाएगा। देखो -3 प्लस 7 क्या होगा 4 बचेगा, घटे क्या हो जाएगा 4 बटा में 2, फिर कमा 4 और 8 12 होगा, तो 12 बटा में 2। देखो 2 से कट जाएगा 4, क्या मरते में 2 मरते में, 2 से कटेगा 12 6 मरता है, 2 कमा कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन चेक करो किसमें दिया 2 कमा 6, किसमें है बी नंबर में, यानी कि 60 का कौन सा सदस्य होगा बी नंबर 2 कमा 6। आइए समझिए 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, समझ में आया कि नहीं। इसमें दो शंकु है, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5, आयतन के भी लिखते हैं, यानी कि इसका मान V1 का मान है और V2 का मान, समझ में आया कि नहीं। V1 मतलब क्या हुआ पहले शंकु का आयतन, और V2 का मतलब दूसरे शंकु के आयतन, एवं उनके आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अब देखो दोनों का जो त्रिज्या है उसका भी अनुपात इसमें दिया हुआ है। त्रिज्या किसे कहते हैं आर कहते हैं, यानी R1 का मान कितना हो जाएगा इसमें 2 और R2 का मान हो जाएगा इसमें 3। इतना समझ में आया कि नहीं। उनकी उदर ऊंचाइयों का अनुपात है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें पूछ रहा है उसकी ऊंचाइयों का अनुपात। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें दिया हुआ इसमें आयतन का अनुपात, यानी कि V1 बटा में V2 का मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/5, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक। और इसमें दिया हुआ है R1 अनुपात R2, इसका मान दिया हुआ है, यानी कि R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला सेट कर दो, शंकु है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h। इतना समझ में आ गया। देखो पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/3 पाई r1² h1 हो जाएगा पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2² इंटू में h2। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे V1 लिखे हुए हैं, यानी पहला शंकु का आयतन है, इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे
1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू में H1। फिर बट्टा में क्या लिखेंगे दूसरा के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू में H2 बराबर देखो 4/5 लिखेंगे 4/5। 1/3 से 1/3 कट जाएगा इसमें 5 से 5 कटेगा। अब इसका मान दो मान डाल दो इसको लिखेंगे बराबर। अब देखो R1 का मान कितना है इसमें R1 का मान है 2 तो 2 के स्क्वायर 4 फिर गुना में H1 मान पता है नहीं ना है इसको लिखेंगे H1 फिर बट्टा में देखो क्या लिखेंगे इसको R2 का मान देखो कितना है 3 तो 3 के स्क्वायर 9 गुना में H2 फिर बराबर क्या लिखेंगे 4/5। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको आगे हल करेंगे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं H1 बट्टा में H2 फिर गुना में क्या लिख लेंगे 4/9 इसे क्या लिख लेंगे 4/9। इतना समझ में आया कि नहीं। जो इतना लिखे है इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। आइए समझ में H1 बट्टा में H2 गुना में 4/9 फिर बराबर लिखेंगे 4/5। अब इसको भेज देंगे बराबर के बाद तो इसका ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और H1 बट्टा में H2 बराबर 4/5। अब देखिए गुना में है यहाँ इसमें क्या होगा भाग में होगा गुना के भेजने का बराबर तो किसी में आता है भाग में तो भाग में सेम लिखाएगा लेकिन जब फिर भाग किसमें बदलेगा गुना में यहाँ पे गुना बदलने में क्या हो जाएगा 9 ऊपर 4 नीचे 9 कहाँ जाएगा ऊपर 4 नीचे और इसको हम भाग में क्या लिखते हैं 4/9 लिखते हैं लेकिन भाग में लिखे क्या लिखे है गुना लिखे है इसलिए क्या होगा 9 ऊपर 4 नीचे इसमें 4 से 4 कट जाएगा क्या बचेगा इसमें 9/5 बराबर इसको क्या 9:5 इसके कितना है आंसर 9:5 यानी कि उसका ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया 9:5। समझ में आया कि नहीं। भट्टा के क्या बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। ऑप्शन चक्र किस में दिया हुआ है 9:5 सी नंबर में इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा सी नंबर 9:5। अब देखो तो इसके बाद इसमें 62 नंबर क्वेश्चन है यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद इसमें क्या दिया हुआ है एनवा पद कितना दिया हुआ है इसमें 5 माइनस में 3n हो तो इसे सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है इसमें सर्वांतर निकल डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है इसमें डी का मान निकालना है जबकि इसमें एनवा पद दिया हुआ है एनवा पद किसको बोलते हैं ए एन के या टी एन भी इसको लिख सकते हैं ठीक ना। इसमें ए एन का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है बोलो तो 5 माइनस में 3n इसमें निकालना कौन सी है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे। इसमें हमको कम से कम 2 पद पता होना चाहिए लगातार 2 पद ठीक ना पहला दूसरा या तीसरा चौथा या दूसरा तीसरा इसको हम निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ है इससे हम निकाल लेंगे A1 क्या निकाल लेंगे 1 लेकिन पहला पद हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 माइनस में 3 गुना एन के जब क्या लिखा है इसमें एक यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे एक क्या हो जाएगा 5 माइनस में 3 बराबर 2 A1 का मान कितना हो गया 2 A2 का मान इसके बाद क्या निकालेंगे A2 के मान तो 5 क्या लिखेंगे 5 माइनस में 3 का 3 फिर गुना में एन के जब क्या लिख लेंगे 2 तो 5 माइनस में 3 दूनी 6 घटे कितना जाएगा माइनस में 1। अब देखो ध्यान से इसमें 2 का पद निकाल लिए दूसरा पद कितना हो गया इसमें -1 पहला पद 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है डी का फॉर्मूला A2 माइनस में A1 लिख सकते हैं कि नहीं तो A2 का मान कितना चेक करो इसमें कितना निकाला है -1 इसको जगह पे क्या लिख लेंगे -1 फिर माइनस A1 का मान कितना है 2 तो लिख लेंगे 2 माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है माइनस में 3 -1 -2 -3 ऑप्शन चेक करो -3 किस में दिया हुआ है बी नंबर में 62 कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर -3। आगे समझ नोट कर लो इसको। देखो 63 नंबर क्वेश्चन इसमें किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4, फिर 0, 4 और 5, है इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे ठीक ना। देखो इसमें त्रिभुज दिया इसको लिखते हैं ए इसको लिख लेंगे बी इसको लिखेंगे सी। तीनों शीर्षक नियामक इसमें कितना दिया हुआ है निर्देशांक 4, 6 पहला का मान लेते हैं 4, 6 दूसरा का मानते हैं 0, 4 और तीसरा का मान लेते हैं इसमें 5, 5 इतना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक ना। फिर इसके बाद कहता है इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे इसका केंद्र का यहाँ पे होगा इसका क्या पूछ रहा है निर्देशांक पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बतला दिए हुए थे
हो जाएगा x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। इसका फॉर्मूला बतलाए थे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3, फिर क्या बतलाए थे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। ये इसका केंद्र का निकालने का फॉर्मूला। आगे समझ में त्रिभुज का। अब देखो x1 x2 x3 इस तीनों को जोड़ कितना आएगा जोड़ने पे 4 0 4 होगा 4 5 9 यानी कि 9 बटा में 3 कितना हो जाएगा 9 बटा 3 फिर कामा y1 यहाँ पे y2 क्या होगा y2 प्लस y3 तो y1 6 है y2 कितना है इसमें 4 तो 6 4 10 y3 5 10 5 15 15 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब देखो इस 3 से कट जाएगा 9 क्या मरते में 3 मरते में इस 3 से कटेगा 15 5 मरते में यानी कि 3 का मा 5। इसके अंदर नुकसान क्या हो जाएगा 3 का मा 5। ऑप्शन चक्र किस में दिया 3 का मा 5 ऑप्शन नंबर डी में। किस में है डी में है 3 का मा 5 यानी कि 63 कौन सदस्य होगा डी नंबर 3 का मा 5। आगे समझ में 64 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन है 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई के अनुपात है। इसमें क्या पूछ रहा है जो इसमें बेलन दिया हुआ ठीक ना इस बेलन के क्षेत्रफल के इस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और आयतन दिया हुआ है। इसमें पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है इसके व्यास और ऊंचाई के अनुपात। समझ में है कि नहीं। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। इसका मान कितना दिया हुआ इसमें 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ ठीक ना। कितना समझ में आया कि नहीं। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच इसका मान दिया 264 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका आयतन क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी मान इसमें दिया हुआ कितना दिया हुआ 924 मीटर की कितना है 924 मीटर की। कितना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 2 से कट जाएगा क्या मरते में 2 एकम 2 2 त्याई 6 2 दूनी 4 132 मरते में। पाई में कितना होगा 22 बटा 7 गुना में आर एच। इसमें नहीं आर का मान पता नहीं एच का मान पता ठीक ना। फिर लिख देंगे बराबर 132। इधर हल करने पे क्या होगा इसमें पाई का मान पता है पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7। इसे क्या लिख लेंगे 22 बटा 7 फिर गुना में लिख लेंगे आर स्क्वायर एच बराबर 924। अब देखो 22 बटा 7 गुना में जाएगा तो बट्टा में जाएगा इधर तो किस में जाएगा भाग में। इसमें क्या होता है आर एच बराबर कितना हो जाएगा 132। समझ में आ रहा है कि नहीं 132 हो गया। और इसको भाग में लिखेंगे क्या लिखेंगे 22 बटा में 7 और गुना में लिखेंगे तो 7 बटा में 22। कितना समझ में आ गया 22 से कटेगा 11 से कट जाएगा 11 कम 11 इसमें क्या बचेगा 2 इसमें बचेगा 2 22 11 दूनी 22 और 11 से कट जाएगा 2 मरते हैं फिर 2 से कट जाएगा 6 मरते हैं यानी कि 22 से पूरा पूरा कट जाएगा 6 मरते हैं 22 से पूरा पूरा 132 का मरतन कट जाएगा 6 मरतन 6 दिन 12 का 2 से फिर मारे 13 यानी कि इसमें आर एच का मान कितना हो गया 7 छक 42। इसमें से आर या एच का मान निकाल लो ताकि इसमें हम डाल देंगे ठीक ना। किसका मान निकाले इसमें आर का मान निकाले कि एच का मान निकाल ले आर के मान निकालने तो क्या हो जाएगा इसीलिए आर बराबर 42 बटा में एच। समझ में आया कि नहीं आर का मान कितना हो गया इसमें 42 बटा में एच। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना 42 बटा में एच लिख सकता है कि नहीं। यहाँ पे इसको लिखेंगे अब और 22 बटा में 7 गुना में देखो आर स्क्वायर है आर का मान कितना निकाले इसमें 42 बटा में एच। इसका मतलब क्या 42 बटा एच गुना में 42 बटा एच। इसका मतलब ये ना होगा तो 42 बटा एच फिर गुना में 42 बटा एच फिर गुना में क्या है एच तो लिखेंगे एच बराबर 924। इसमें एच से एच कट जाएगा देखो 7 से 10 कट जाएगा 6 मरते में। अरे कोई कटने वाला है इसमें नहीं है कटने वाला। इसे क्या लिख लेंगे हम 22 गुना में 6 गुना में 42 बट्टा में क्या हो जाएगा एच बराबर 924। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इससे एच का मान निकाल लेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब इसको बट्टा ए कर सकते हैं है कि नहीं
अब इसे क्या करें, इसको 3 से गुना कर देंगे और एच के मान इसमें निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एच बराबर, इसीलिए एच बराबर, तो एच का मान कितना आएगा, इस पूरा के बट्टा में चलेगा 924, कितना हो जाएगा 22 गुना में 6 गुना में 42 बट्टा में क्या होगा 924। अब इसको हल करें तो किसका मान निकल जाएगा, एच का मान निकल जाएगा। 6 से काट दो, 6 है कम 6, इसमें क्या बचेगा 3 उतरेगा 2 32 बनेगा, 6 पंचे 30, इसमें बचेगा 2 उतरेगा 4 24, 6 6 24 का मरतबे में कट गया 154 मरतबे में, और 22 से कर देगा 154 का मरतबे में 7 मरतबे पर कर जाएगा। 22 से कितना होता है 154, और इस 7 से कर देगा 42 के मरतबे में 6 मरतबे में, यानी कि एच का मान कितना हो गया 6। समझ में आया कि नहीं, जब एच का मान 6 हो जाए तो आर का मान कितना होगा बोलो तो यहाँ से 42 के बराबर से लिख लेंगे, 42 क्या लिख लेंगे 42, और एच का मान कितना निकाल लिए 6, 6 से कट जाएगा 42 का मरतबे में 7 मरतबे, यानी कि आर का मान कितना हो गया, आर का मान 7, एच का मान 6, आर का मान 7। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें से पूछ क्या रहा है, इसमें निकालना कौन सी है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या पता हो गया कितना हो गया 7, इसका व्यास क्या होगा 14। इतना समझ में आया कि नहीं, व्यास कितना होगा 14। इसमें अनुपात निकालना कौन सी, व्यास बटा में ऊंचाई का मान, यही निकालना है। अनुपात मतलब बट्टा, तो व्यास बटा में ऊंचाई, व्यास कितना हो गया देखो, डी का मान 14 और एच का मान 6, कैसे कट देगा 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा 7 बटा में 3, यानी कि 7 अनुपात 3। इसका अनुपात क्या हो गया 7 अनुपात 3। ऑप्शन चक्र किस में 7 अनुपात 3, ए में 6 अनुपात 7 है, बी में 7 अनुपात 6, सी में क्या है 4 अनुपात 5, डी में है इसमें 7 अनुपात 3। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 64 का कौन सा सदस्य होगा इसमें, डी नंबर 7 अनुपात 3। ऐसे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 65 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि बिंदु ए कमा बी फिर कमा है बी कमा सी और सी कमा ए से बने त्रिभुज या केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। देखो इसमें जो 3 बिंदु दिया हुआ है ठीक ना, त्रिभुज क्या है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है, और इसके जो केंद्र का बना है क्या बनेगा मूल बिंदु बनेगा। ऐसा समझ में, इसमें निकालना कौन सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के मान ज्ञात करना। देखो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, इसको मान लेते हैं कि ए है, कितना है इस बिंदु का नाम लिखते ए, इसका नियामक मानते ए कमा बी, क्या मान लेंगे ए कमा बी, इसको लिखते हैं बी, इसको मानते हैं बी कमा सी, बी कमा सी, इसको लिखते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी कमा ए, सी कमा ए। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इस तीनों बिंदु से जो केंद्र का बनेगा ना, कौन सा केंद्र का मूल बिंदु है, यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु बनेगा, कौन सा बिंदु बनेगा मूल बिंदु 0,0 होगा। समझ में आया कि नहीं 0,0। अब इससे अगर नियामक निकालेंगे तो जगह ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर 0, इसे हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3 बराबर 0। दूसरा भी लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0, यानी कि इससे इतना ही आ जाएगा। इससे हम ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें हमको पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। देखो इसमें का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में होगा 3 ए प्लस सी इंटू होता है फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर माइनस में क्या होता है, फिर माइनस प्लस 3 ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में होगा 3 ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू में होगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, फिर माइनस में 3 ए बी सी। अब देखो इसमें हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0, जहां जाए इसमें ए प्लस बी प्लस सी सूर्य पे क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी है तो सूर्य पे क्या लिख लेंगे 0, तो 0 के होल क्यू 0 के क्यू हो जाएगा बराबर, इसको सेम लिख लेंगे, इसका मान को ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं।
इसको लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फिर प्लस, तो हो जाएगा 3 गुना में इसका मान क्या है, इसमें 0 है कि नहीं, इसको लिख लेंगे 0, फिर इंटू में क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर माइनस और 3 ए बी सी। अब देखो यहाँ पे 0 है गुना में तीनों के साथ, है कि नहीं, तो क्या कर देगा पूरा का 0 कर देगा, इस पूरा क्या कर देगा 0। अब देखो 0 क्यू कितना होगा, 0 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये पूरा क्या हो जाएगा इसमें 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान क्या हो गया 0, 0 से पूरा गुना करने में क्या हो जाएगा 0 के बराबर, फिर माइनस इसमें क्या बचेगा 3 ए बी सी, इसमें इसी के मान निकालना है। देखो बराबर बात कौन चीज में है, माइनस में, इसको लगेगा बराबर से पहले तो प्लस में, यानी इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। देखो इसका मान क्या हो जाएगा 3 ए बी सी, ऑप्शन चेक करो किसी में दिया 3 ए बी सी, 0 है, बी में ए बी सी और सी में क्या है 3 ए बी सी, कौन सा क्वेश्चन जाएगा सी नंबर 3 ए बी सी। समझ में आया कि नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि किसी त्रिभुज शीर्षक निर्देशांक 0,4 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें क्या पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेते हैं सी। एक निर्देशांक मान लेते हैं 0,4, इसे क्या मान लेते हैं बी का मान लेते हैं 0,0 सी का मानते हैं 3,0। अब देखो इसमें जाएगा x1, y1, x2, y2, x3, y3, इसका मान पता चल गया। त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में x1, फिर इंटू होता y2 माइनस में y3, फिर प्लस में होगा x2 इंटू y3 माइनस में y1, फिर प्लस में होगा x3 y1 माइनस में y2। ये होगा त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखो इसको हल कर दो, 1/2 इंटू में x1 का मान चेक करो कितना है 0 है, तो 0 रखेंगे तो पूरा क्या करेगा 0 कर देगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। x2 का मान चेक करो कितना है, ये भी 0 है और यहाँ पर 0 डालेंगे तो क्या पूरा 0 कर देगा, इसको भी छोड़ दो। x3 का मान चेक करो कितना है इसमें 3, इसे क्या लिखे सिर्फ इसको लेकर हल करना है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 इंटू में देखो y1 माइनस में y2, y1 का मान चेक करो कितना है 4, तो 4 माइनस में y2 का मान कितना है इसमें तो 0 लिख लो। अब इसको हल कर दो तो जाएगा 1/2 इंटू में 3 गुना में क्या होगा 4 में से कटेगा 0 तो 4 बराबर से लिख सकते 1/2 गुना में 4 तिहाई 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 मरता मानी कि 6 आ जाएगा, इसका कितना जाएगा 6, अब जाएगा 6 आने का ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना है, इसमें 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। समझ में आया। इसमें दो समरूप त्रिभुज दिया, क्या दिया है दो समरूप त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज यहाँ पे है दूसरा त्रिभुज यहाँ पे, इसको लिखते हैं ए बी सी, इसको लिखते हैं पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या है इसमें समरूप है। आगे समझ में, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9, यानी कि इसका मान अगर 4 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में, इसका संगत क्या होगा ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ए सी की संगत भुजा पी आर। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें क्या बतला देते, जब दो त्रिभुज समरूप होता है इसमें क्या बतला देते त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक ना, यानी कि एरिया जो हो जाएगा एबीसी का मतलब में एरिया जो हो जाएगा पी क्यू आर। समझ में आया कि नहीं। किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या लिए है ए बी के संगत भुजा क्या है इसमें पी क्यू, तो पी क्यू ए बी बटा में पी क्यू क्या हो गया संगत भुजा का अनुपात हो गया इसके वर्गों के बराबर, इसके वर्गों के बराबर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो हमको इसमें निकालना कौन सी है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इसको यही निकालना है, ठीक है ना, इसका मान को ज्ञात करना है। इसको लिख के हल कर लेंगे। ए बी का मान कितना है इसमें 4 बटा पी क्यू का मान 9, तो 9 इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16
अनुपात 81। ऑप्शन चक्र किस में दिया हुआ है? 16:81। ऑप्शन नंबर डी में है। इसका कौन सा तो सही जगह? डी नंबर 16:81। नोट कर लो इसको।